सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब जानते हैं कि मैंने सब पहले एक पोस्ट डाली थी छोटी सी कि अब ये जो यूसीसी है वो नया जुमला है। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी जताई और काफी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन यूसीसी है क्या, इसके बारे में जानने की सबसे पहले जरूरत है हमें कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है क्या। और ये ऐलान तो कर दिया सरकार ने कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन अब जो है अब सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। जब इसकी कमियां, इसकी खामियां और ये होगा कैसे, ये सब जब सामने आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये शायद जल्दबाजी में किया हुआ फैसला है यूसीसी को लेकर। जैसे सीए भी हुआ था, उसके ऊपर भी मैं आगे आऊंगी। अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही सरकार के हाथ पांव फूलने लग गए हैं। उसका रीजन क्या है वो धीरे धीरे आप इस चीज को समझेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं समझा पाऊं। आप जानते हैं कि एक संसदीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें लगभग 15 दलों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, उसमें बैठक में आए थे, शामिल हुए थे। बाकी के दलों ने अभी आना है, वो धीरे धीरे अभी आएंगे। लेकिन जब समिति बैठी तो उसमें पाया गया कि ये जो यूसीसी का हम कह रहे हैं लागू करना है, सरकार जो कह रही है, ये तो बहुत ही पेचीदा जो है कार्य है, बहुत ही मुश्किल है। अब ये यूसीसी गले की फांस कैसे बन रहा है या कहूं कि हड्डी कैसे बन रहा है, नेता इससे भाग क्यों रहे हैं। अगर कोई भी बात करता है, अगर बड़े बड़े चैनलों पे आप देखोगे तो डिबेट होती है, तो डिबेट में पूछा जाता है आदिवासियों के बारे में, तो वहां पर जो है वो भाग जाते हैं। भागने का मतलब ये है कि वो लोग इसे इग्नोर करते हैं और ये कहेंगे कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। खैर, जब संसदीय समिति की बैठक हुई तो उसमें बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सुशील मोदी। अब सुशील मोदी जब प्रतिनिधित्व कर रहे थे बीजेपी का, तो उन्होंने बड़े धीरे से, घबरा कर, हिचकिचा कर बात कही कि जो यूसीसी है इसे लागू तो करेंगे, लेकिन इसमें से आदिवासी जो है उनको दूर रखा जाएगा, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, आदिवासी को इसमें जो है अलग कर दिया जाएगा। और आदिवासी कितने हैं? अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो तब 9 करोड़ का आंकड़ा था, जो अब अगर हम हाल फिलहाल मान के चले तो जो एक प्रपोजल के उसमें आता है, प्रोविजनल कैलकुलेशन की जाती है, तो उसमें अगर आधार पर लेके चले तो अब इस समय जो है 12-13 करोड़ की जनसंख्या जो है वो आदिवासियों की है। अब आदिवासी 12-13 करोड़ है पूरे भारत देश में अगर हम बात करें। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, जिसमें नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं, इसी में लगभग 1.25 करोड़ टोटल आबादी वहां की 1.5 करोड़ है, लेकिन 80% उसमें आदिवासी हैं। तो मान के चलें कि 1.25 करोड़ के लगभग वहां पर जो है आदिवासी हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूरे भारत की तो ये आंकड़ा जो है 12-13 करोड़ का है। और ये जो पूरे देश में है, ये सिर्फ ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में है, ये उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, असम, कर्नाटक और भी कई राज्य हैं जैसे राजस्थान, इन सब में ये है, गुजरात में भी है। अब ये गले की फांस क्यों बनता जा रहा है, कैसे बनता जा रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे।
ये जो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो जो जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, वो 220 ट्राइबल्स हैं जिनके अपने रीति रिवाज हैं, अपना मूर्ति पूजन है या पूजा के जो होता है उनका प्रथाएं हैं वो है, उनके रिलीजियस हो गए, उनके उत्तरदायित्व का जो होता है, गोद लेने का होता है, शादी ब्याह का होता है, तलाक का होता है, संस्कार का होता है, संस्कृति का होता है, ये सब जो है उनके खुद के रीति रिवाज हैं। और इनमें जो है कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि संसद में एक एक्ट था, उस एक्ट में ये कहा गया है कि जो ये आदिवासी जनजातियां हैं, इनकी जो प्रथाएं हैं, जो संस्कृति है, वो उसमें कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब 1.25 करोड़ तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में है और बाकी पूरे देश में फैले हुए हैं, तो टोटल जो ये आंकड़ा आता है 11-12 करोड़ का आ जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ आदिवासी ट्राइबल्स थे जो हमारे देश के, कहा जाता है भारत देश के सबसे पुराने ट्राइबल हैं, क्रिएचर हैं। उनका जो धर्म है उसे सरना कहते हैं, वो सरना धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपना जो धर्म है वो नहीं बदलेंगे, हम हिंदू नहीं लिखेंगे, हम अपने धर्म को ही लिखेंगे सरना। वो भारत के क्रिएचर हैं और हिंदू धर्म में आने के लिए उनको मनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, हमारा जो धर्म है सरना, अगली जनगणना जब होगी तो हम सरना ही लिखेंगे, हिंदू नहीं। अब सरकार के हाथ पैर फूलना वाजिब है, क्योंकि जो वो सोच रही है वैसा नहीं हो रहा और जो करना चाह रही है वो होगा कैसे। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि 370 कश्मीर में लागू हुई थी, धारा 370 जो है वो कश्मीर में लागू हुई, जिसमें उसके बाद जो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया, सभी जानते हैं। खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वहां पर लागू करना आसान था, क्योंकि वहां पे केवल एक समुदाय के लोग थे, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे ज्यादा थे। तो 370 वहां पे लागू किया और वहां पर 370 जो है उसको खत्म किया, माफी चाहूंगी, 70 को खत्म किया और वहां पर जो है उसको भारत में पूर्णतया विलय हो गया। अब अगर हम बात करें जो 371 है, क्योंकि जो यूसीसी ला रहे हैं, यूसीसी का मतलब है धारा 370 के साथ साथ धारा 371 भी हटाना, क्योंकि तभी तो पूरे देश में एक ही तरह के रीति रिवाज, सब चीज एक ही तरह का होगा, सब पे एक ही चीज लागू, एक ही कानून लागू होगा, अलग अलग कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन 371 और 370 ये हूबहू कॉपी है। इसमें अगर हम बात करें तो संविधान की जो 371 धारा है, अब वो इतनी चैलेंजिंग जॉब है धारा 371 को खत्म करना, क्योंकि अगर हम आपको बता दें कि ये देश के 11 राज्यों में है। 371 की जो धारा है वो 3 से 11 राज्य भारत के जो है उनमें लागू है, ऑलरेडी चल रही है। अब इसमें क्या है कि धारा 371 में कौन कौन से राज्य आते हैं? इसमें आता है महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पर भारी संख्या में ट्राइबल्स हैं। अब इनके जो आगे अनुच्छेद दिए हुए हैं, जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं, 371 ए में नागालैंड आता है, 371 बी में असम आता है, 371 सी में मणिपुर आता है, 371 डी में आंध्र प्रदेश आता है, 371 एफ में सिक्किम आता है, 371 जी में मिजोरम आता है, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में गोवा और 371 जे में कर्नाटक आता है। अब यहाँ सब राज्यों पर जो है 371 की जो है धारा लगी हुई है।
अब इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें संविधान के संशोधन है, जिनमें कहा गया है कि धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं जो आदिवासियों को अपने कानून, पूजा, लेन देन की पद्धति, विरासत की पद्धति, संस्कृति, संस्कार, किसी भी चीज में पार्लियामेंट्री एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। यह संशोधन हो चुका है। अब इनमें जो संशोधन किए गए, पहला संशोधन 13वां अमेंडमेंट आया 1962 में, जिसमें ये सब कहा गया कि नागालैंड के बारे में, जहां पर कहा गया कि नागालैंड में 371A के तहत कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जैसे कि उनके रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है, लेन देन है, शादी ब्याह है, तलाक है, संस्कृति है, कुछ भी है, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसे ही 371B 22वां अमेंडमेंट होता है, उसमें भी लगभग इसी प्रकार की जो चीजें कही जाती हैं। 371C 27वां अमेंडमेंट होता है 1971 में मणिपुर का, उसमें भी इसी प्रकार की जो बात कही जाती है। 371D 32वां अमेंडमेंट होता है 1973 में आंध्र प्रदेश के लिए, वहां पर भी यही बात की जाती है। 371F 36वां अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है सिक्किम के अंदर। उसके बाद 371G मिजोरम, 371H जो 55वां अमेंडमेंट एक्ट था वो 1986 में अरुणाचल, 371J 98 यानी कि 98वां 2012 में कर्नाटक। अब ये जो सारे हैं वहां पर संशोधन किए गए कि जो भी ये ट्राइबल्स हैं इनमें पार्लियामेंट्री एक्ट लागू नहीं किया जा सकता है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है किसी भी चीज को लेके। अब जब धारा 370 की बात हो रही थी कि हटानी है, तब अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं हमारे देश के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि 371 जो है वो जो हटाई नहीं जा सकती, किसी भी कीमत पे नहीं हटाई जा सकती धारा 371 जो है। अब धारा 370 कश्मीर में खत्म हो गई, उसका रीजन आपको पता है कि केवल मुस्लिम समुदाय था, तो हटानी कोई ज्यादा परेशानी आई नहीं, कर दी। माफी चाहूंगी। अब जब धारा 371 की बात आई तो बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे ना हटाने का आग्रह किया और जो यूसीसी है उसका विरोध किया। उनका कहना था कि अब यहां पर हमारे राज्य में तो आदिवासी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे इसको कर सकते हैं। और सुशील मोदी जी को जब ये चीज पता लगी तो उन्होंने भी घबराते हुए, हिचकिचाते हुए ये बात पार्लियामेंट में रखी कि जो यूसीसी लागू होगा उसमें 12-13 करोड़ जो आदिवासी हैं उनके ऊपर कोई भी एक्ट लागू नहीं होगा, उनको इनसे बाहर रखा जाएगा। अब ये फर्क क्यों है, ऐसा क्यों है? अब अगर हम बात करें कि चलो 12-13 करोड़ अगर आदिवासी हैं, आप उनको नहीं छेड़ सकते हो, उनको चेंज नहीं कर सकते हो, उनको उनके ऊपर यूसीसी लागू नहीं कर सकते हो, तो अगर हम सिखों की बात करें वो तो है ही 2-3 करोड़। अगर आप 12-13 करोड़ को यूसीसी से बाहर रख सकते हो तो 2-3 करोड़ जो सिख समुदाय है उसको बाहर क्यों नहीं रख सकते? उसके बाद अगर हम बात करें ईसाइयों की, 3-3.25 करोड़ के करीब ईसाई हैं भारत के अंदर, उनको बाहर क्यों नहीं रखा जा सकता? 20 से 22 करोड़ मुसलमान हैं भारत के अंदर, उनको इनसे दूर क्यों नहीं रखा जा सकता, अलग क्यों नहीं रखा जा सकता? केवल आदिवासी का जो मुद्दा है, जब भी डिबेट होती है चैनलों पर, तो वहां पर वो कहते हैं कि नहीं ये बात नहीं करनी, आदिवासियों के विषय में बात नहीं करनी है क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है। 11-12 जो 13 करोड़ है वो आदिवासी, उनका मुद्दा सेंसिटिव है, लेकिन 2-3 करोड़ जो सिख समुदाय है वो सेंसिटिव नहीं है, 3-3.25 करोड़ जो ईसाई हैं वो सेंसिटिव नहीं है, 20-22 करोड़ जो मुसलमान है वो सेंसिटिव नहीं है, जो अल्पसंख्यक है सारे अल्पसंख्यक है। और सबसे अगर मैं कम की बात करूं आंकड़ों में तो सबसे कम जो अल्पसंख्यक है वो सिख समुदाय है।
तो सिख समुदाय का मुद्दा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आदिवासियों का मुद्दा जो है वो सेंसिटिव है, वो जो 12-13 करोड़ है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि हर एक्ट में अपवाद होते हैं, एग्जेम्पशंस होते हैं, इसमें भी आदिवासियों के लिए एक्सेप्शन आएगा और आदिवासियों को इनसे बाहर रखा जाएगा। अरे अब 12-13 करोड़ आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रख सकते हो, तो 26 करोड़ जो टोटल आंकड़ा है बाकी समुदायों का, हिंदुओं को छोड़कर जो अल्पसंख्यकों का है, तो आप उनको क्यों नहीं रख सकते हो बाहर? अब देखिए, अब कानून पास करना है, कानून पास हो गया, बहुत जल्दी कानून पास हो जाता है, मुंह से निकला कानून पास हो गया। आजकल की हमारी सरकार ऐसी है। लेकिन उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, राष्ट्रपति से साइन भी हो गया, साइन होने के बाद नोटिफाई के लिए जाता है। अब नोटिफाई कैसे होगा? नोटिफाई होने के लिए पहले जो कानून को बोला गया है कि ये पास होना चाहिए, लागू होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर कानून बनाने पड़ते हैं हर एक चीज के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक समुदाय के लिए। और हर समुदाय में जितनी भी चीजें होती हैं, तलाक, शादी ब्याह, लेन देन, उत्तराधिकारी, गोद लेना, हर चीज को जो है, पूजा का हो गया, संस्कार का हो गया, संस्कृति का हो गया, हर चीज का कानून बनता है। तो वो जो है अभी तक पहले बनेगा और पता नहीं कब बनेगा, क्योंकि यूसीसी का मैं आज भी वही कहूंगी कि जुमला तो छोड़ दिया, लेकिन लागू होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लोगों को भटकाने वाली बात रहती है। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि सीएए आया था, सिटीजन एक्ट आया था, शाहीन बाग जो है दिल्ली के अंदर, वहां पर बड़ा विरोध हुआ इसका, सिटीजन एक्ट का। अब सिटीजन एक्ट को आप समझे कि सिटीजन एक्ट जो है वो पहले से ही भारत में नागरिकता कानून तो है। जैसे आप अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां के सिटीजनशिप लेते हैं, वैसे ही भारत का भी कानून है ऑलरेडी। अगर कोई भी बाहर से आकर यहाँ पर बसना चाहता है तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे हर कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं कि आपको कितने साल रहना है, क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये नागरिकता कानून तो 1947 से है। अब नया नागरिकता कानून ये लाने वाले थे, लेकिन वो जुमला रह गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। वो बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि जब इन्होंने असम में पाया कि 80% तो वहां पर हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं, और जो हिंदू हैं उनमें ज्यादातर बांग्लादेश से आए हुए थे, और वो जो बाहर से आए हुए थे शरणार्थी थे, अब जो शरणार्थी थे तो उन सबको सिटीजनशिप देनी पड़ जाएगी। वो हिंदू या तो शरणार्थी के एक्ट में आएंगे, शरणार्थी के एक्ट में आएंगे तो सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। तो ये जो सारी चीजें, वो जो सीएए का नारा था 4 दिन वो जुमला चला, वो जब उनको लगा कि नहीं नहीं भैया ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा देश के अंदर, तो इसको हम ऐसे ही जाने दें, और वो जुमला वहीं पर खत्म हो गया। अब सीएए का कोई नारा नहीं आता। आप भी जानते हैं कि अब सीएए का नारा जो है वो खत्म हो गया हुआ है। ऐसा ही एनआरसी का भी आया था, वो भी नारा खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि कहना आसान है सरकार के लिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यूसीसी के जो है रूल रेगुलेशन बनाने हैं, यूसीसी के रूल रेगुलेशन बनाने में तो हमारे जो अंबेडकर साहब जी थे जिन्होंने संविधान लिखा, उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने संविधान लिखा, बनाया, और वो देश में लागू हुआ। लेकिन अब जो ये अमेंडमेंट करके उसको करना चाह रहे हैं, जो सरकार करना चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए, क्योंकि उसको लिखना, करना, और आजकल जो हमारी सरकार है वो तो चाय और साधु संतों पे चलती है, तो इसलिए कानून लिख पाना ये भी बहुत मुश्किल का काम है, बड़ा चैलेंज का काम है।
अब इतनी पेचीदगी जो आ रही है इसमें, अब बात करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि मेरा देश जो है, उनका जो एक भाषण था कि एक परिवार में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक परिवार में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। अगर आप एक परिवार में 2 कानून नहीं रख सकते तो एक परिवार में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ये आपको समझना होगा। सबकी जाति सबका धर्म अलग है। अगर हम हिंदू की ही बात करें तो हिंदू में ही इतने अलग अलग रीति रिवाज हैं, क्योंकि हिंदू एक हिंदू नहीं है, हिंदू में भी अलग अलग आगे जो है वो जातियां बनी हुई है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आप परिवार की जो बात करते हैं, आपका परिवार नहीं है, देश के परिवार को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है पूरा देश एक परिवार ही है। आप एक कानून 2 कानून ये जुमलेबाजी जितनी मर्जी कर लें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को कभी थाली कभी ताली और कभी थाली कभी दिया कभी बाती, ये सी चीजें जो है आप करके भटका नहीं सकते हैं हर बार। जो अभी भी जुमला ही है, नॉर्थ ईस्ट को अगर इसमें अलग रखा गया, हमारा भारत देश की सीमाएं बहुत आगे तक बढ़ी हुई थी, लेकिन आज बहुत छोटा होता जा रहा है। जहां पे चीन भी अंदर घुसपैठ कर चुका है, लद्दाख की तरफ अगर हम जाएं तो चीन काफी हद तक अंदर आ चुका है। लेकिन अगर आपने यूसीसी के लिए ऐसा कुछ किया, लागू करने की कोशिश की, नॉर्थ ईस्ट को अगर बाहर रखा, तो ये ना हो कि नॉर्थ ईस्ट से भी भारत देश को हाथ धोना पड़े। ऐसी चीजें मत कीजिए। मणिपुर तो आपसे संभाला नहीं गया, वहां पर कई मैतेई और कुकी समाज में जो चल रही है, घमासान चल रही है, लोग बेघर हुए हैं, शरणार्थी बने हुए हैं, वो तो आपसे संभल नहीं रहा। उसको छोड़कर तो आप फ्रांस जा रहे हैं घूमने। लेकिन इस बात को आप समझें कि यूसीसी जो है उसको समझने की जरूरत है कि यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या, और इसको लागू करने के लिए क्या क्या करना होगा। अल्पसंख्यक अगर आप आदिवासी को बाहर रखते हैं तो आपको सिख, ईसाई और मुसलमान इनको भी बाहर रखना होगा, और यूसीसी को केवल हिंदू समुदाय के ऊपर ही लागू करना होगा, तभी आपकी बात बन सकती है। अदरवाइज ये जुमला रह जाएगा जो कि है। आपकी अगर कोई इसमें राय हो, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और अगली वीडियो के लिए फिर हम एक नया कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। स्नेह चोपड़ा, धन्यवाद।